Hello, good morning to all of you, my dear students and friends. Welcome to your online platform, Angel English Classes. आज हमारा अगला नया टॉपिक होगा इंग्लिश में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आज हमारे सामने बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, इंग्लिश में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ज्वलनशील समस्याएं हैं, हम उन पर बात करते हैं। आज हमसे पिछले कई दिनों से कई विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इंग्लिश भाषा को पढ़ें कैसे। इंग्लिश भाषा जो इतनी डिफिकल्ट है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इसको हम इजीली कैसे पढ़ें। तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, बस इंग्लिश भाषा में रटने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा समझदारी के साथ अंग्रेजी भाषा को पढ़ें तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन इंग्लिश एंड वी विल अचीव इन एनीथिंग इन इंग्लिश। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक होगा हमारे पढ़ने का, वो होगा हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक्चुअल पर हमें पढ़ना है हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि क्या इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए 10th 12th की बात अलग है, यदि हम कॉम्पिटेटिव लेवल पर चलते हैं तो ओनली इंग्लिश से हमारा काम नहीं चलता, हमें उसके साथ में लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन भी देखना होता है। तो चलिए आज का हमारा नया हेडिंग है हाउ टू लर्न। नया टॉपिक है हमारा हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हम अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ें, कैसे सीखें। आज के समय पर हमारा विद्यार्थी मेहनत ज़्यादा करता है और जो सफलता है वो कम मिलता है, जो परिणाम है वो कम मिलता है। एक्चुअल पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप अपनी पूरी जो एनर्जी है उसको इंग्लिश पे वेस्ट कर देते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी को कहाँ लगा देते हैं? इंग्लिश पे। और जबकि हमें इंग्लिश पे अपनी एनर्जी नहीं लगाना है, हमें इंग्लिश के साथ साथ लैंग्वेज पढ़ना है। हमको इंग्लिश तो पढ़ना है लेकिन इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ना है, एक भाषा के जैसा पढ़ना है। और यदि हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम सरलता से सीख सकते हैं। और अंग्रेजी में 3 चीजें हैं। क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं ना, वो अंग्रेजी में क्वेश्चन केवल इंग्लिश से नहीं आता है। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। एक होता है जो सबसे पहला ग्रामर, अंग्रेजी में ग्रामर। दूसरा लैंग्वेज मतलब वर्ड पावर। और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन मतलब सेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 तरीके के पूछे जाते हैं। कुछ हैं जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ हैं जो वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ हैं जो सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनसे फेस कैसे करें? तो हमें कोई भी चीज हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। यदि हम क्रमशः किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसपे हमें कम मेहनत में सफलता मिलती है। और हमें हमेशा कार्य, अपनी योजना और विचार दोनों को मिलाकर करना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं।
हमारा मतलब जो था कि हमें अंग्रेजी को इंग्लिश मान के नहीं, एक लैंग्वेज मान के पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें हमने बताया कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं, एक ग्रामर, एक वर्ड पावर और एक सेंस पर जाता है। जैसे मान लीजिए हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं एक शब्द की ग्रामर और वर्ड दोनों की बात करूं तो ग्रामर और वर्ड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन लिखा और उस पे बताया कि टू मच के बाद नाउन आएगा और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। अब ये बात हमें कहां से पता चली? तो ये बात हमें ग्रामर ने बताया, व्याकरण ने बताया। ठीक है, अब व्याकरण ने हमें ये बात बताया, बात करिए। तो व्याकरण ने हमें क्या बताया कि व्याकरण ने हमें बताया कि ग्रामर, वर्ड पावर और सेंस। तो चलिए हम आगे देखते हैं। टू मच और मच टू नाउन और एडजेक्टिव के प्रति है। चलिए इस पे देखते हैं कि बात हो रही थी कि हम ग्रामर को कैसे पढ़ें। ग्रामर है क्या? सबसे पहले हमें 3 स्टेप पर पढ़ना होगा, एक तो ग्रामर, एक वर्ड पावर और एक सेंस पर। ठीक है, मान लीजिए टू मच टू के बाद नाउन और एडजेक्टिव आता है, टू मच के बाद नाउन आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। और यदि हम बात करें कि टू मच के बाद नाउन आया, मच टू के बाद एडजेक्टिव आया, तो ये चीजें हम कहीं सीखना पड़ा नहीं, हमने ये चीजें ग्रामर पढ़ी और ग्रामर हम पढ़े, हमें पता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन का सीन, क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ अलग बन जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए टू मच दिया, टू मच के बाद नाउन भी दिया है, लेकिन कहा जाएगा कि यहां नाउन नहीं होगा, गलत है, यहां एडजेक्टिव होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। और एडजेक्टिव होगा तो इसलिए यहां टू मच नहीं होना चाहिए, यहां मच टू होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो ही बदल गया, क्वेश्चन का पूरा पैटर्न ही बदल गया। अब ये पैटर्न कहां से बदला? तो ये चीज तो हमारे सेंस पर चली गई। ये क्वेश्चन जो था ये कॉम्प्रिहेंशन से पूरी तरह पर लैंग्वेज पर डिपेंड हो गया, और जब हमारे भाषा पर डिपेंड हो गया तो जो हमारा विद्यार्थी इंग्लिश के पीछे भागता है, वो अपनी पूरी एनर्जी इंग्लिश पे वेस्ट करता है, वो कहीं ना कहीं अब आगे चल के अपने आप को एक डाउट क्रिएट कर लेता। अपने आप में क्या क्रिएट कर लेता है? डाउट। एक शब्द होता है डाउट और एक होता है सस्पेक्ट। डाउट और सस्पेक्ट 2 वर्ड होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है डाउट और सस्पेक्ट में? तो डाउट का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं आंख बंद करके जब हमें आंख बंद करके हो तो वो सस्पेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आंख बंद है, अब सांप है कि रस्सी है समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? ये सस्पेक्ट है। और डाउट का मतलब क्या है? मैं हूं, मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन बोर्ड है, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि यहां मैं टू मच कर दूं कि मच टू कर दूं, तो ये डाउट है। तो हमें डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। अब इसके बाद हम बात करें, सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें जानना है इंग्लिश। यदि हम ग्रामर का नॉलेज ले लेंगे तो हमारे पास वर्ड पावर का नॉलेज आएगा, और जब वर्ड पावर का नॉलेज आएगा तो सेंस अपने आप क्लियर हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, एक है ग्रामर और एक है वर्ड पावर। अब चलिए हमारा जो अगला टाइटल बनेगा, शीर्षक बनेगा, वो बनेगा हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हम आगे पढ़ते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हाउ टू लर्न
इंग्लिश ग्रामर। हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हम कैसे पढ़ें। वो लड़का जो फोन किया था बाहर है क्या? उसको उठा के सटर अंदर बुला लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। अभी हमने पढ़ा हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब उसी में हम बताए कि इस वीडियो, ये जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो को अपन 3 पार्ट में लाएंगे। पहला पार्ट है हमारा हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे हाउ टू लर्न वर्ड पावर, और अगला हाउ टू लर्न कॉम्प्रिहेंशन। 3 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम अपना 1 बाय 1 करके एक टॉपिक करके इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आगे पढ़ना। देखिए, हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण हम कैसे सीखें। अच्छा, यहां हम पढ़ाते नहीं आपको, हम सिखाते हैं। पढ़ाना अलग चीज है और सिखाना अलग चीज है, इसीलिए हमने बताया कि हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हम अंग्रेजी को कैसे, अंग्रेजी व्याकरण को कैसे सीखे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अंग्रेजी व्याकरण है क्या। तो अंग्रेजी व्याकरण अपने आप में कुछ नहीं होता है। ग्रामर व्याकरण अपने आप में कुछ नहीं होता है। दैट इज समथिंग अ सेट ऑफ रूल्स। इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है। ये जो ग्रामर होता है ये ओनली अ सेट ऑफ रूल्स होता है। ये सेट ऑफ रूल्स होता है। जो इंग्लिश ग्रामर है ये नियमों का एक सेट होता है ना, नियमों का एक समुच्चय, सेट है ना। ये आप मैथ की लैंग्वेज में मत जाइएगा कि आप सेट्स पढ़ा करते थे ना, 11th 12th में आता था, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। ये व्याकरण जो है तो ये नियमों का एक गट्ठर है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। अब इसमें जो हम नियम पढ़ते हैं ये नियम 2 तरीके के होते हैं। यानी ग्रामर हमें बताती है, कहा जाता है ना कि ग्रामर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी लैंग्वेज विच टेल्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। ग्रामर किसी भी व्याकरण की वह मौलिक इकाई होती है जो हमें यह बताती है कि जो हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं वह राइट है। सॉरी, ये वाला राइट नहीं होता है ना, RIGHT होता है ना, राइट, सही। वह राइट है कि रॉन्ग है। हमें ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ग्रामर में जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो केवल 2 ही चीज हमें बताते हैं, राइट और रॉन्ग, सही और गलत। बस इसके अलावा ग्रामर हमें कुछ भी नहीं बताती है। इसमें केवल 2 ही चीजें बताती हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है ये देखते हैं। देखिए, व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, हर एक शब्द का अपना एक पोजीशन होता है। हर एक शब्द का अपना एक पोजीशन होता है, स्थान होता है, और जिस शब्द का जैसा स्थान होता है वैसा उसका फंक्शन होता है, फंक्शन, और फंक्शन के हिसाब से उसका रोल होता है। और जैसा रोल हो कि प्रत्येक वर्ड, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड होते हैं हर एक वर्ड का अपना एक पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब स्थान। हर एक वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है, यानी उसका एक काम होता है, और काम के हिसाब से ही प्रत्येक शब्दों का एक नाम होता है, और जैसा जिसका नाम हो गया वैसा उसका नियम होता है ना। उसके कार्य के आधार पर, स्थान के आधार पर काम, काम के आधार पर नाम, और नाम के आधार पर नियम। जैसे हम एक वर्ड लेके एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्थान बदलता है, और स्थान जब बदलेगा तो उसका कार्य, नाम और नियम सब बदल जाता है। चलिए देखिए आगे। जैसे हम कह दें ही came here an hour before
बिफोर। हम बात करते हैं अब बिफोर की। हमने एक चीज आपको बताया ना कि हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का व्याकरण में अपना एक स्थान होता है। यदि हम किसी शब्द का स्थान बदल देते हैं तो उसका कार्य यानी उसका काम, फंक्शन, उसका रोल यानी नाम और नियम सब बदल जाएगा। केवल किसको बदलने से बदलेगा? वर्ड के पोजीशन को बदलने से, वर्ड के स्थान को बदलने से उसका सब कुछ बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाएगा। वीडियो रुको। आया ही केम हियर एन आवर बिफोर। बिफोर की बात करेंगे और हमने एक चीज बताया है कि प्रत्येक शब्द का अपना एक पोजीशन होता है, अपना एक फंक्शन, रोल और रूल होता है। हम वर्ड के देखिए पोजीशन को बदलेंगे ना, और जैसे ही पोजीशन को बदलेंगे तो उसका फंक्शन यानी कार्य, काम, उसका नाम और नियम सब बदल जाएगा। चलिए पहला है हमारा ही केम हियर एन आवर बिफोर। अब जैसे हम कह दें ही केम हियर and stood before me। देखिए अब बिफोर के बाद कोई वर्ड आ गया ना, मी आ गया। अब जैसे इसी में हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, he had gone before you came। आपके जाने से पहले वह, आपके आने से पहले वह जा चुका था, आपके आने से पहले वह जा चुका था। देखिए अब यहां पर he came here an hour before। अच्छा, इस बिफोर के द्वारा यहां पर समय का भाव प्रकट होता है कि नहीं? he came here an hour before, an hour before यानी वह आया यहां 1 घंटे पहले, वह यहां 1 घंटे पहले आया। देखिए ये समय का भाव प्रकट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं टाइम का भाव प्रकट कर रहा है। और टाइम के साथ साथ विशेषता किसकी बता रहा है? आने की, आने की विशेषता बता रहा है ना कि वह 1 घंटे पहले यहां आया। और जो आना अपने आप में कम क्या होता है? वर्ब, क्रिया होती है। और जो क्रिया की विशेषता को बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा यानी वर्ब की विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। देखिए पोजीशन इसका होता है स्थान कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं। देखिए वाक्य के अंत में आया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिफोर के द्वारा टाइम का समय का भाव प्रकट होता है। चलिए अब हम इसी बिफोर की बात करें। He came here and stood before me। He came here and stood before me। वह यहाँ आया और खड़ा हो गया मुझसे पहले, मुझसे पहले। ये किसकी विशेषता बताया? मेरे खड़े होने की और उसके खड़े होने की, इसके खड़े होने की और मेरे खड़े होने की, दोनों में संबंध दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया ना कि वो हमसे आया और हमसे पहले खड़ा हो गया, तो दोनों में संबंध दिखाया। और जो किसी में संबंध दिखाने का कार्य करता है, जो 2 शब्दों में या 2 संज्ञाओं में, 2 नाउन प्रोनाउन में अर्थात सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बीच संबंध दिखाने का कार्य करता, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। हमेशा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के नाउन प्रोनाउन से अपना संबंध दिखाता है। तो भाई यहां पर सब्जेक्ट के इससे ना अपना उसने संबंध दिखाया, मीने इसी से ना दिखाया। और प्रीपोजिशन जो होता है उसका मतलब ही है कि सामान्य तरीके से ऑब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के नाउन प्रोनाउन से अपना संबंध दिखाता है। तो यहां पर यही बिफोर अब प्रेपोजिशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसका स्थान बदल गया तो इसका काम बदल गया, काम बदल गया तो नाम बदल गया, नाम बदल गया तो नियम बदल गया। अब आगे देखते हैं। इसी बिफोर को कहा गया ही हैड गॉन, वह जा चुका था। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले, आपके आने से पहले वह जा चुका था। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, क्लास है कि नहीं है?
दो क्लाज को, एक क्लाज ये हुआ आपका और एक क्लाज ये हुआ आपका, यानी सब्जेक्ट वर्ब दोनों को जोड़ा किसने? बिफोर ने। अच्छा, अंग्रेजी में जो दो वाक्यों को जोड़ता है या दो शब्दों को, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जो कनेक्ट करने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो ये अपने आप में क्या है? कंजंक्शन कहला गया है ना, ये अपने आप में कंजंक्शन है, संयोजक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक शब्द लिया बिफोर, और बिफोर से ही इसके देखिए बिफोर का देखते जाइए स्थान बदलता गया है, तीनों जगह स्थान बदला, और जैसे जैसे उसका स्थान बदला बिफोर का, वैसे उसका काम, नाम और नियम सब कुछ बदलता गया। ठीक है ना। देखिए एक चीज तो तय है कि इंग्लिश ग्रामर किसी ने लिखा नहीं, किसी ने मतलब ना हमने लिखा ना थर्ड ने लिखा। इंग्लिश ग्रामर जो है ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक पब्लिकेशन है, पब्लिश की गई है, वहां सब कुछ लिखा रखा है ना। तो इसमें बस यही बताया गया है कि इसका जैसे जैसे स्थान बदलेगा तो उसका काम, नाम और नियम बदलता जाएगा। आप एक चीज पढ़ते समय हमेशा ध्यान देंगे, हमें पढ़ते समय व पढ़ाते समय एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि अंग्रेजी व्याकरण के किसी शब्द पर नहीं जाना है, इंग्लिश में जो वर्ड आते हैं उन पर नहीं जाना, वर्ड के पोजीशन पर जाना है। हमें कहां जाना है? वर्ड के पोजीशन पर। यदि हम वर्ड के पोजीशन को सही तरीके से समझ लिए तो फिर हम गलती नहीं करेंगे। यदि हम वर्ड के पोजीशन को नहीं समझे तो हर जगह हमसे गलती होगी। और यहीं से एक कहावत भी चर्चार्थ होती है और इंग्लिश में कहा जाता है कि नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, है ना। तो देखिए अभी तक हम बिफोर को नहीं पढ़े थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जैसे जैसे हम बिफोर को पढ़े तो बिफोर में ये पता चला, अच्छा बिफोर का मतलब पहले, अरे बिफोर एडवर्ब है। फिर आगे पढ़े बिफोर अपने आप में प्रेपोजिशन भी है, फिर आगे पढ़े बिफोर अपने आप में कंजंक्शन भी है। मतलब जैसे जैसे हम बिफोर को पढ़ते गए वैसे वैसे हमें इसके बारे में अधिक जानकारी होती गई। अब हम बात करते हैं, एक बात हमने कहा अभी कि आप कोई डाउट मत रखिएगा, डाउट, है ना। तो दो शब्द हमने बताया था ना, एक शब्द होता है डाउट और एक होता है सस्पेक्ट, है ना। जहां हमें आंख खोल कर संदेह होता है उसे हम डाउट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाउट कहते हैं। और जहां आंख बंद हो और फिर संदेह हो उसे हम सस्पेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आंख हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है और हम अब ये कहें कि सांप है कि रस्सी समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सस्पेक्ट। और मान लीजिए डाउट कब होता है? जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं, हमारे सामने स्क्रीन है ना, कंप्यूटर है, हम हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि बिफोर कर दे कि एगो कर दे। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन भी खूब करवाता है एग्जामिनर। डाउट कब क्रिएट करता है ये देखिए। अब करेगा क्या एग्जामिनर? मान लीजिए इस बिफोर की तुलना एगो से कर दिया तो आप क्या करेंगे? इस एगो की तुलना किससे कर दिया? सॉरी, बिफोर की तुलना एगो से। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। एगो का मतलब क्या होता है? पहले। दोनों का मतलब। अब देखिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। यहां पर हमने बिफोर का मतलब सामने से है, ही केम हियर एंड स्टूड बिफोर मी, वह यहां आया और मेरे से पहले खड़ा हो गया। अब मान लीजिए इस बिफोर की तुलना हम पता आपको किससे कंफ्यूजन करवा सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है ना के सामने, इन फ्रंट ऑफ। अब ये लीजिए एग्जामिनर ने करवा दिया कंफ्यूजन। अब आप कंफ्यूज हो जाइए। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ग्रामर का नॉलेज अच्छा है तो आप तुरंत बता देंगे कि ये जो इन फ्रंट ऑफ होता है ना, ये हमेशा समथिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? समथिंग के लिए। जब हम किसी वस्तु के सामने खड़े हों तो हम समथिंग कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड के सामने हूं, मैं बोर्ड के सामने हूं तो आई एम बिफोर बोर्ड कि आई एम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड? क्या कहेंगे? आई एम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये समथिंग है, कोई वस्तु है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी एग्जामिनर खूब कंफ्यूजन करवाता है। अभी पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल में, पूछा गया था कि
चोर ने अपने आप को जज के सामने समर्पित कर दिया। अब जज के सामने नहीं कहा था, कोर्ट के सामने कहा था। किसके सामने? कोर्ट के सामने समर्पित किया। अब कोर्ट क्या है? लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? क्या माने, समथिंग है कि समबडी है? अब यदि हम समबडी मानते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और यदि हम समथिंग मानते हैं, यदि हम समबडी मानते हैं तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, और यदि हम समथिंग मानते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आप यहां से हमारे अंदर फिर से एक कंफ्यूजन तैयार कर दिया एग्जामिनर ने कि नहीं कर दिया। अब हम कोर्ट को क्या मान ले? कोर्ट कोई व्यक्ति है, तो फिर कोर्ट को हम नॉन लिविंग थिंग्स भी तो नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए जब भी कोई वकील जाता है तो यही कहता है ना कि माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ही बोलता है ना। इसका मतलब वो समथिंग नहीं, वो समबडी है, और इन फ्रंट ऑफ नहीं, वहां पर कोर्ट के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अभी तक जो हम आपको समझाए वो क्वेश्चन हमारा इन फ्रंट ऑफ बिफोर ग्रामर से रिलेटेड था, लेकिन अब जो हमने ये उदाहरण दिया, जो एग्जामिनर ने हमको कंफ्यूजन करवाया, ये हमारा जो एग्जाम्पल था ना, अब ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन, ये इंग्लिश से रिलेटेड नहीं, इंग्लिश के साथ साथ लैंग्वेज से रिलेटेड है। इंग्लिश के साथ साथ अब किससे क्वेश्चन को जोड़ दिया गया? लैंग्वेज से। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अंग्रेजी को अंग्रेजी मान के कभी मत पढ़िए, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़िए। अंग्रेजी भी तो भाषा है ना, तो यदि हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तुरंत कर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमें कंफ्यूजन करवाता है, कंफ्यूज कराएगा एग्जामिनर। हम बार बार एक शब्द का नाम ले रहे हैं, कंफ्यूज, कंफ्यूज। अच्छा, कंफ्यूज होता क्या है? इसको हम कंफ्यूजन कह देते हैं। कंफ्यूजन होता क्या है? कंफ्यूजन अपने आप में कुछ नहीं होता, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हमारे पास जो नॉलेज है उसकी कमी होती है ना। कहा जाता है ना कि जानकारी के अभाव में उत्पन्न होने वाली बीमारी को ही कंफ्यूजन कहा जाता है। जानकारी के अभाव में उत्पन्न होने वाली बीमारी को ही हम कंफ्यूजन कहते हैं। और जब हमारे पास देखिए इंग्लिश का भी और लैंग्वेज का भी, इंग्लिश का भी और लैंग्वेज का भी नॉलेज हो जाएगा तो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें आगे चल के इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर, फिर अपना लैंग्वेज से जोड़ते चलेंगे, और इस तरीके से हम आगे अंग्रेजी पढ़ेंगे। आगे कहा गया है कि चलिए हम आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल हमने दिया कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती गई। अभी कहिए तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे दे जिनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना बदलेगी, अर्थ बदल जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, बात को आगे देखते हैं, हम आपको कुछ वर्ड देते हैं, उस पर कंफ्यूजन कराते हैं। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम आपको 4 वर्ड देते हैं। पहला दे देते हैं ए नंबर वेरी, बी नंबर दे देते हैं हम आपको मच, सी नंबर आपको दे देते हैं टू, और डी नंबर आपको दे दिया जाए सो। अब देखिए लगभग सभी का अर्थ मिलता जुलता है कि नहीं है? वेरी मच, टू, सो। अब इनमें आपको अंतर बताना है। यही इंग्लिश का वर्ड पावर है, यही इंग्लिश का वर्ड पावर होता है। अब इनमें हम अंतर कैसे जस्टिफाई करें? जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, या कोई कह दे यू आर वेरी इंटरेस्टेड पर्सन। अच्छा, अब यहां पर हम क्या लगा दें? वेरी मच, टू, सो, क्या लगाएं? यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू आर वेरी इंटरेस्टेड पर्सन, यू आर मच इंटरेस्टेड पर्सन, यू आर वेरी इंटरेस्टेड पर्सन। इसको हम कैसे क्लियर करें?
तो ये बात अब हमारे कहां जुड़ गई, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे है ना, ग्रामर का नॉलेज है तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले हमेशा वेरी का प्रयोग किया जाता है, तो यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन होगा। क्या होना चाहिए? यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन होना चाहिए, ये सही है। और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मच का। तो इंटरेस्टेड से पहले मच का प्रयोग होगा। तो ये तो हमें व्याकरण ने बताया ना, इंग्लिश का जो ग्रामर था उसने बताया। अब चलिए इसी में जैसे अब हम बात करें थोड़ा सा टू की कर लेते हैं। वैसे आप टू का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? भी। टू का मतलब हमें क्या पढ़ाया जाता है? भी। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के पास जाएं और यदि उससे हम कह दें आई लव यू, है ना, तो जब हमें वो रिप्लाई करता है, जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि आई लव यू, तो हम जब उसे रिप्लाई करते हैं, उसने कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तो जब हम उसे रिप्लाई देंगे तो क्या कहेंगे? आई लव यू टू। ऐसा ही बोलते हैं ना, लव यू टू। अब अच्छा, यहां पर इस टू का मतलब क्या हुआ? भी। इस टू का मतलब क्या हुआ? भी हुआ ना, है ना। आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ऐसा नियम लागू हुआ कि मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने बी से कहा आई लव यू, तो बी ने भी ए को जवाब दिया, तो बी वाला जब जवाब देगा तो लव यू टू बोल देगा, मतलब मैं भी आपको प्रेम करता हूं। हमारा जो अर्थ था समझाने का वो ये था कि आप टू को समझ लीजिए। अब हम आगे बात करें, जैसे मान लीजिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए तीन व्यक्ति हों, ए हो, बी हो और सी हो। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, हम और आप दोनों लोग जाते हैं अपनी मदर के पास। किसके पास जाते हैं? अपनी मदर के पास, अपनी माँ के पास जाते हैं। और मान लीजिए आप माँ के पास गए और माँ से अपने कहते हैं आई लव यू। आपने अपनी माँ से कहा आई लव यू, और उसी माँ को क्या हुआ? अब मान लीजिए हम और आप अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से कहते हैं आई लव यू। मान लीजिए आपने माँ से कहा आई लव यू और मुझे भी उसी माँ से कहना है आई लव यू, तो फिर हम क्या कहेंगे कि आई लव यू टू। गलत बात है। आई लव यू टू का मतलब कि हमने माँ से नहीं कहा, दूसरे व्यक्ति से कहा है। अब जब हमें माँ से कहना होगा ना, तो हम कहेंगे आई टू लव यू, आई टू लव यू। मतलब ये है कि ए ने सी से कहा आई लव यू और बी ने भी सी से कहा आई लव यू, तो ऐसी स्थिति में हम अब आई लव यू टू की जो पोजीशन है वो वाक्य के अंत में नहीं, पहले होगी। अर्थ दोनों का, इसका भी अर्थ है यहाँ पर भी, इसका भी हिंदी अर्थ यहाँ पर क्या निकलेगा? भी। दोनों में फर्क समझ में आया? टू पोजीशन देखिए बदली हुई है, बदली है ना। और अर्थ दोनों का एक है भी, लेकिन यदि हमारे पास अंग्रेजी का ग्रामर का व्याकरण का नॉलेज होगा तब तो हम समझ पाएंगे ना कि क्या फर्क है दोनों में। यही ग्रामर का महत्व है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अन्य सब्जेक्ट हैं वो केवल एक नौकरी देते हैं, जॉब देते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा हमेशा आपको स्मार्ट जॉब देती है ना। तो चलिए जैसे हम आगे इसी में बात करें। अब जैसे मान लीजिए हम इसी को कहते हैं ना, दो प्रकार से आपने इसका सीखा ना टू। अब तीसरा प्रकार, जैसे हम कह देते हैं ना कि आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम टू। अब ये भी एक टू आता है, इसमें फर्क है ना कि मैं चॉकलेट पसंद करता हूं और आइसक्रीम भी पसंद करता हूं, तो इसका भी अर्थ भी है, उसमें भी फर्क है। अब जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल और लिख दूं, देखिए क्या है। जैसे कह दिया जाए ही इज टू पुअर टू बाई आ कार। वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। इसे हमें दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई आ
कार, इसका अर्थ ये है। अब यहां पर देखिए इस टू का अर्थ क्या निकल गया, इस टू का अर्थ यहां पर निकलेगा मोर देन एनफ, आवश्यकता से अधिक, मोर देन एनफ। अब यहां पर देखिए इस टू का अर्थ भी निकलता था और यहां पर अब इस टू का अर्थ क्या निकल आया, यहां पर इस टू का अर्थ क्या निकला, मोर देन एनफ। इस प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले हमें उसका एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ग्रामर, और उसके बाद हमें उसी ग्रामर को अपने लैंग्वेज से जोड़ देना है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे हम अपना अगला जो वीडियो बनेगा इसके आगे और फिर अपने टॉपिक पर चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।